गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको भी लगता है कि मेरे को जो चैप्टर्स ऑनलाइन क्लासेस में या फिर कोचिंग सेंटर्स में कराए जाते हैं और कुछ दिन के बाद देखता हूँ कि मैं उनमें सारे क्वेश्चंस भूल जाता हूँ, उसके टाइप भूल जाता हूँ, उनका सॉल्यूशन नहीं कर पाता हूँ, और आपको ये भी टेंशन है कि एग्जाम्स में आता हूँ तब मेरे को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस मेरे को क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में या फिर कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्लास आप ही के लिए है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको सभी रिसेंट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको कराने वाला हूं, जिससे आपको जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ट्विस्ट दिया जाता है क्वेश्चंस में, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो पहले क्वेश्चंस किए थे या आपने जो पहले चैप्टर्स किए थे वो सभी इस वीडियो में हैं, और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। फिर आप कभी उन क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे। ओके, उन कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और वीडियो को पूरा देखें। अगर अंत में आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं। आपका क्वेश्चन है 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको बताना है साधारण ब्याज। आप जानते हैं साधारण ब्याज का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, वो होता है ना PRT/100, वही होता है। और आपको एक बात और बता देता हूं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कि P पर आपका RT%। क्या होता है? RT%। यानी आपको कभी ऐसा कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्ट जो भी आपका प्रिंसिपल है, मान लीजिए वो प्रिंसिपल P है, तो उसमें R और T को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको परसेंटेज, उतना परसेंटेज निकाल देंगे। मान लीजिए अगर किसी ने बोला है 2 ईयर के लिए 5% की दर से कितना ब्याज होगा, यानी आपका प्रिंसिपल क्या है? P है। तो आप क्या करेंगे? 5 दूनी 10 यानी 10% निकालेंगे उसका और आपका आंसर आ जाएगा सीधा। यही होता है ना। आप बताइए यहाँ पर P इंटू में मैंने 2 लिखा, इंटू में 5 लिखा और फिर उसको 100 किया, तो क्या ये क्या परसेंटेज नहीं है? क्या RT% नहीं है? क्या ये भी तो RT% ही है ना। तो ये आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज करना है जिससे आपके क्वेश्चन इजिली हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है बट क्वेश्चन सेम है। यानी आपका 2400 रुपए है और उस पर 20 मार्च से, आप जानते हैं 20 मार्च 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं? 12 दिन इसके हो गए हैं। और उसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, और उसके बाद 31 मई 31 दिन का ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 3 और 73, यानी 73 दिन का आपको इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो आप 73 बटा कितने दिन, टोटल कितने दिन होते हैं 1 ईयर में, क्योंकि आपका रेट जो है वो 1 ईयर है, पर ईयर है। तो आप यहाँ पर टोटल डेज होते हैं 365, इंटू में आप ये लगाएंगे, यानी आपका रेट ये हो जाएगा 25/4% है, तो इसके मल्टीप्लाई में आप 100 और डिवाइड में आप 100, और इससे इसको डिवाइड कर दें तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये 6 टाइम हो गया है, और फिर ये 4 है यहाँ पर, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप कितने टाइम्स हो जाएगा? ये 4 1 4, 4 5 20। ओके, ये हो जाएगा। और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये हो जाएगा ये 5 टाइम्स। आप यहां से 5 से इसको डिवाइड करेंगे 30, यानी आपका आंसर आ जाएगा 30। हो गया ना। सिंपल है, कैलकुलेशन आपको करना है, ये तो करनी ही होगी एग्जाम्स में, बट इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। अब आपका क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी LCM, महत्तम समवर्तक HCF क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है कि उसने पहली संख्या डायरेक्ट ना देकर उसने बोला है कि 2 से विभाजित किया जाता है तो 10 भागफल आता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि वह संख्या क्या है? 2 × 10, यानी भागफल की मल्टीप्लाई आप भाजक से करते हैं तब वह संख्या आ जाती है ना, तो कितना है? 20 है। तो आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि LCM इंटू में HCF इक्वल होता है किसके? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही होता है ना। तो आप यहाँ पर आपका LCM है 60 और HCF है आपका 5 और फर्स्ट नंबर आपका 20 है, तो दूसरा नंबर आप यहाँ से बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 20 से ये 3 टाइम्स और 5 3 15, यानी आपका जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा? 15। तो आपका 15 राइट आंसर हो गया ना। इजी था, वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको सीरीज दी गई है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखना होता है हमको, यहाँ पर कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 1 का डिफरेंस है ना, तो इसमें किसी भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आपने पढ़ी होंगी, आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में पढ़ाया गया होगा, तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर डिफरेंस अगर 2 होता है तो आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हो, और यहाँ पर डिफरेंस 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हो, क्योंकि ऊपर यहाँ पर 3 रिमेनिंग रह जाता है, जितना डिफरेंस होता है उतना ही ऊपर रह जाता है, बल्कि यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 ही रहेगा। यानी इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको बता देता हूं। आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ऐसे ही आप लिखते हुए जाएंगे लास्ट तक, तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस 1/20 माइनस 1/21। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाली टर्म से ये वाली कटती जा रही है, इससे ये डिवाइड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आगे आने वाली। इसी तरह से 1/20 भी किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा आपका 1/3 माइनस 1/21, यही होगा ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो आप 21 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 7 माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 6/21, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3/7। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 2/7, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो आप 2/7, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करना है। हो सकता है एग्जाम टाइम में आप इसको स्किप कर सकते हैं, लास्ट में यानी दोबारा में जब क्वेश्चंस करते हैं अटेम्प्ट, तब उसको कीजिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये टाइम एक बार ले गया तो आपका फिर एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा। तो देखिए इसके लिए सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 4 2 8 और 1 9/2, यहाँ पर 9/2 है, और आप जानते हैं ऑफ को पहले सोल्व किया जाता है डिवाइड से पहले, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से ये 3 टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 3 15 over 16/5, और ये यहाँ पर डिवाइड में है 3 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 16/15। यानी आपको ऐसे ही सोल्व करना है वहीं पर 16/15 हो गया, और यहाँ पर 4 4 जा 16 और 1 17/4 हो जाएगा 17/4, और यहाँ पर 3 1 जा 3 2 5/3, और यहाँ पर ये टोटल करोगे तो 5 3 जा 15 टू 17/3, ये यहाँ पर 17/3, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना, तो एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा, मीनिंग ये 4 3 जा 12 ऊपर पहुंच जाएगा, और 17 पंजे 85 ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो आप ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम, यानी इसका जो टर्म का सॉल्यूशन आया है वो आया है 4/5। और अब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड से पहले यानी मल्टीप्लाई से पहले आपको क्या सोल्व करना होता है, डिवाइड। अगर आप डिवाइड सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 8 8/3, और यहाँ पर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा 3/8, यानी ये सब हट जाएगा। अब यहाँ पर सोल्व करना है तो ये 3 5 से 15 1 16/3, और ये है यहाँ पर 3/4 इंटू 8, यहाँ पर आप 8 से इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, और इसको डिवाइड करते हैं आप 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/2। ओके, यहाँ तक आ गया है। अब सिंपली आपको एलसीएम लेना है, हर एक टर्म को आपने सोल्व कर लिया है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, और यहाँ पर ये 16 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 32। ये यानी मैं आशा करता हूँ ये आपको सोल्व करना आता होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ से ये 6 टाइम और 6 चौक 24 माइनस यहाँ पर 15 तिया 45, और आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 45, यानी यहाँ से बचेगा 11/30, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हो गया ना, थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही होगी। क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, वह धनराशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन ऐसा बार बार पूछा जाता है, आपसे कई बार पूछा जाता है। आपको क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर यानी वो कंटिन्यू वो सेम लगता है, यानी प्रत्येक ईयर पर प्रिंसिपल पर ही लगता है। यानी आपसे बोला गया 8% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो पी पर पहले साल भी 8% लगेगा, और अगले साल भी वह पी पर 8% ही लगेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें पहले साल पी पर तो लगता ही है, और दूसरे साल पी पर भी लगता है, और साथ में जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी लगता है। यानी जो आपका पहले साल आपका इंटरेस्ट मिला है उस पर भी अगले साल इंटरेस्ट लगेगा।
ओके, तो इस वजह से दोनों में थोड़ा अंतर होता है, और अंतर होता है तो अंतर उसने बोला है कितना है 16.80, कितना है 16.80 है आपका अंतर। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखिए यहाँ पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 8882 16%, यही है ना, मैंने बोला था RT% होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज से निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो वाला, यानी इफेक्टिव रेट वाला, जैसे पी परसेंट प्लस पी परसेंट, यानी परसेंटेज नहीं लगाई यहाँ पर, पी प्लस पी प्लस में पी इंटू पी अपॉन 100, ये वाला यहाँ पर बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन से निकालने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला मेथड सही रहेगा। तो यहाँ पर कितना परसेंट है 8 है, और 8 प्लस में यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे आप और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 पॉइंट, ये 8 64 होता है, यानी 8 8 जा 64 होता है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.64, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आने वाला है 16.64%। ओके, तो ये आ गया है। इसमें दोनों में अंतर कितना है 0.64% का, कितने का अंतर है 0.64% का। तो यही तो बराबर है किसके 16.80 के। ओके, तो इसका 100% निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आप क्या कर देंगे 100। ओके, यानी आपको जो दिया गया है इसमें 0.64% बराबर है किसके, जो दिया है आपको 16.80 के। तो आप यहां से निकालते हैं 1% इक्वल कितने के हो जाएगा 16.80 अपॉन 0.64, और आपका 100% चाहिए आपको, यानी प्रिंसिपल का 100% चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से यानी आपका वो होता है ना डिजिटल सम, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। देखो नीचे देखोगे, ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे देखोगे आपका डिजिटल सम आ रहा है 1, और जब नीचे डिजिटल सम 1 आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला डिजिटल सम हम देख लेते हैं। ऊपर वाला डिजिटल सम करोगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 8 1 9 और 1 6, यानी आपका डिजिटल सम क्या आने वाला है 6 6। देखो किसका है, यहाँ पर करोगे तो 5 2 7 2 9 नहीं होगा, यहाँ पर 6 5 11 नहीं होगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 9 यानी 8 होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखोगे तो 5 4 9 6 यानी 6 इसका है, तो आंसर हो गया 6 4। आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, अगर समझ आया है तो अच्छा है, वरना तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु बतानी है। यानी आप जो करोगे वो कुछ इस तरह से करोगे, यानी आप करोगे 15 की, यानी आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 की, इनका टोटल का योग निकालोगे, फिर 6 की मल्टीप्लाई फिर आप 15 से करोगे, फिर योग निकालोगे, फिर आप 8 की मल्टीप्लाई आप 13 से करोगे, फिर वो वाला इसका सम निकालोगे, योग निकालोगे, और दोनों के योग को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, तब आपका आंसर आ जाएगा 15 छात्र का आपकी जो आयु है। बट मैं जो करता हूँ वो इस तरह से करता हूँ, देखिए 15 छात्र, यानी आपको जो एग्जाम में करना है वो इस तरह से ही करना है। 15 छात्रों का औसत कितना है 14 है। अब आपको पता है 15 छात्रों का 14 का मतलब है सभी का 14 14 14 है, 14 14 14 है ना, सभी का है। तो यहाँ पर उसने बोला कि 6 छात्रों का 15 है, यानी 6 छात्रों के पास, यानी 6 स्टूडेंट्स के पास एक एक एक्स्ट्रा है, एक एक एक्स्ट्रा चला गया ना, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा गया है कितने लोगों के पास 6 के पास, कि ये हमें ये यहाँ से मीन्स हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो ये दूसरे छात्रों में से कम भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है तो हमें दूसरे में से कम भी करना पड़ेगा, यानी वहां पर कम रखना होगा। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो 8 छात्रों का आयु 13 वर्ष है, यानी 8 छात्रों का जो औसत है वो 13 है। तो 13 का मतलब है वहां पर एक वर्ष जो है वहां से हमारे लिए फालतू मिल रहा है, फालतू मिल रहा है ना, उसको पॉजिटिव रखेंगे और 8 से। समझ आया नहीं? अब इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये आएगा 8 और ये आएगा 6 माइनस का 6, यानी ये जो वहां से हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा था और यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो कितना फालतू है 2 फालतू है, और 2 यहाँ पर अभी कितने स्टूडेंट बचे हैं, एक ही स्टूडेंट बचा है ना, और उसका भी औसत कितना है 14 वर्ष। तो यहाँ पर 2 फालतू जो बचा है वो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 16, यानी 2 उसी का फालतू है ये, और यानी एक्स्ट्रा है, और ये उसकी आयु कितनी है 16 वर्ष। हो गया, इजी है। एक बार और समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। ये कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4, यानी सभी
जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी ये 5 पार्टिसिपेंट्स है, सभी का जो आपका सम है वो एवरेज है वो 4 है, 4 ही आएगा ना, क्योंकि सभी की आयु 4 है, मैंने बोल दिया है। तो आपसे ऐसे बोला जाता है कि 5 लोगों का एवरेज 4 है, तो उसका मतलब सभी की 4 है। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि 2 लोगों का जो है एवरेज वो है 5 है, कितना है, उसमें से बोला आपने कि 2 लोगों का एवरेज 5 है। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा चला गया है, 2 एक्स्ट्रा चला गया है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यानी 2 लोगों में कितना एक्स्ट्रा गया है, 1 × 2, 2 लोगों में एक्स्ट्रा चला गया है ना। तो अभी आपको कहीं ना कहीं कम करना होगा, कम करना होगा ना। अब उसमें से बोला उसने कि 2 लोगों का जो है वो एवरेज जो है वो 3 है, कितना है, 3 है, 2 लोगों का एवरेज 3 है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से हमारे पास अभी एक्स्ट्रा बचा है, एक्स्ट्रा बचा है ना यहाँ पर, क्योंकि एवरेज 4 रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर यहाँ से बच गया, हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, कितने लोगों के, 2 लोगों के, 2 लोगों का बच गया ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो हम अब तीसरा जो सम यहाँ पर लिखेंगे, यानी तीसरा जो नंबर लिखेंगे वो सोच समझ कर लिखेंगे कि कितना लिखा जाए कि एवरेज 4 ही रहे, कितना लिखा जाए यहाँ पर कि 4 ही रहे। तो आप यहाँ से देखोगे हमने 2 एक्स्ट्रा जो यहाँ पर दे दिया था, वो यहाँ पर हमारे पास बच गया है, यहाँ पर दिया था हमने, यहाँ से बचा लिया, तो 2 से 2 बचा लिया, तो ये तो 0 ही हो गया। अब ये 0 आया है, तो इसका मीनिंग है कि हमारे एवरेज यहाँ पर 4 ही रहेगा, यानी 4 से ही 4 ही देना होगा यहाँ पर। अब देख सकते हैं आप, इसका भी एवरेज निकालोगे तो 4 ही आएगा। अब इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा सकता, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। यानी प्राप्त मान कुछ नहीं है, डिवाइड करने पर प्राप्त होने वाला मान 4/7 है, यही दिया है उन्होंने। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जिनके दोनों पदों का अंतर 45 है, देखो, और उनका डिवाइड करते हैं तो इतना आता है। तो अंतर तो सभी का 45 है, यहाँ पर लगभग देखोगे तो ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 है। तो शायद ये 45 नहीं है, ये भी 45 है। तो आप अब देखना है आपको कि डिवाइड करने पर रेशियो क्या 4/7 बन रहा है क्या किसी का। तो आपको यहाँ से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर ये 15 4 जा 60 और यहाँ पर 15 7 जा 105, यानी 4:7 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से भी करने होते हैं, डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर सकते उनका। चलिए आगे, यदि एक ईंट की माप आपको बोला गया है 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, यानी आपको दिया गया है ये उसकी हाइट, उसकी ब्रेथ एंड उसकी लेंथ। आपसे बोला गया है कि 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर चौट यानी मोटी दीवार बनानी है, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि कोई भी एक क्या है, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा ना। यानी आपको ये एक दीवार है, इसना मान लीजिए इतनी लंबी दीवार है, इसमें छोटी छोटी ईंटें लगाएंगे, तो इसका यानी कितनी ईंटें लगेंगी, उनका जो योग होगा, उनके वॉल्यूम का जो योग होगा वो बराबर होगा ना दीवार के वॉल्यूम का। तो आपको दीवार का वॉल्यूम क्या है, 21 × 12, क्या करेंगे यहाँ पर 21 को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मीटर है ना, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 21 00 लगा देंगे, मल्टीप्लाई में 12 00, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 36, तो सेंटीमीटर ये 36 ही रहेगा, और यहाँ पर 28, यानी इसका यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 28 × 18 × 6, यानी कितनी ईंटों की जरूरत है, n ईंटों की जरूरत है, तो n बराबर होगा इसके, यानी n लगा दिया, यानी n की आपको वैल्यू निकालनी, फाइंड करनी होगी। तो आप जानते हो ये सब, यानी ये तो नहीं है यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में ही आने वाला है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 28 × 18 × 6, यानी आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ये डायरेक्ट ही डिवाइड में लिखोगे, आप यहाँ पर ऐसे इक्वल इक्वल साइन में नहीं लिखोगे। ओके, तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, और ये 3 टाइम्स 300 टाइम्स, और यहाँ से ये 6 से ये 200 टाइम्स, और ये 18 से ये 2 टाइम्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा यानी 100 टाइम, और ये 4 कैंसिल आउट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ओके, 30,000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये वाला हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने एक कार इतने रुपए में बेची, उसे 5% की हानि हुई। क्या हुई, 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। आपसे बोला गया है कि इतने रुपए में उसने बेचा, तो उसको कितने की हानि हुई, 5% की। आप 5% का मीनिंग है कि आप उसको मान लीजिए क्रय मूल्य उसका क्या था,
100 रुपीज़ था, या फिर कह सकते हो कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज़ था, तो उसका 5% हानि पर कितना हो जाएगा उसका सेलिंग वो उसका यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा 95 रुपये हो जाएगा ना। 5% की हानि होगी तो उसको, और आपको लाभ चाहते हो तो आपको कितना लाभ यानी 15% का लाभ चाहते हो तो कितना हो जाएगा उसका मूल्य, विक्रय मूल्य 115। तो आपको 95 रुपये की 95 की वैल्यू दे रखी है और 115 की वैल्यू आपको निकालनी है। आप जैसे ही इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 2 10 और 5 3 15, और यहाँ से इसको करेंगे तो 5 1 5 5 9 45, और यहाँ से 19 से 2 टाइम हो जाएगा और ये 46, यानी आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 46 और 4 0। तो आंसर हो गया ना आपका, इजी है। चलिए करते हैं अगला। कुछ क्वेश्चन इसी भी आते हैं जो इजीली हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट लगाना ही होता है। क्वेश्चन है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, अगली 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। होता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। आपको बोला गया है कि 272 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर 85 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे कॉन्सेप्ट यानी जैसे आप करते हैं यूजुअल हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे ही आप देखिए 40 से इसको डिवाइड करेंगे यानी टाइम निकालने के लिए, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीट, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो भी डिस्टेंस दे रखी है उसका आप क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे। हो सकता है कभी कभी आपको रेशियो भी दे जाए, यानी 2:3 है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलने वाली डिस्टेंस का अनुपात 2:3 है, तब भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस का आप रेशियो बनाओगे, इसको डिवाइड करोगे किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 85 ये 17 से हो जाएगा, 17 पंजे 85, और यहाँ पर 17 गुना 17 102, यानी आपका क्या आ गया 16:5 आपका रेशियो आ गया है। तो आप क्या करो, रेशियो में तो आप जानते हैं 1 0 यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने मान लिया कि 160 किलोमीटर की दूरी चली थी और उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी चली थी, ये हो गया ना। तो आप 40 से इजिली भाग कर सकते हो, टाइम कितना आएगा 4 आवर्स, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 आवर्स, यानी कुल टाइम कितना लगा है 5 आवर्स। और कितनी उसने टोटल डिस्टेंस चली है, यहाँ से देखोगे तो 210 किलोमीटर, 160 प्लस करेंगे 50 तो हो जाएगा 210। तो यहाँ से टोटल कितना समय लगा है 5, और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 5 दूनी 10, यानी आपका 42 आपका किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, टाइम आपका अच्छे से यूटिलाइज होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं।